वंस अगेन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल लेसन नंबर 12 रंग मजेचे रंग उद्याचे ये पोयम हम लोगों ने देखी, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। इस पोयम की कवयित्री है अंजलि कुलकर्णी और इस पोयम में कवयित्री ने हमें कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन में की दुनिया में है, हम लोग संगणक के कंप्यूटर के एरा में है, लेकिन फिर भी मिट्टी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ये नेचर उसका संवर्धन करना, उसकी रक्षण करना ये हमारा कर्तव्य है। नेचर में जो सुंदरता है उससे हमें खरी खुशी मिलती है। ये अलग सा दृष्टिकोण हमें कवयित्री ने दिखाया है। और इस पोयम में कवयित्री ने हमसे कहा है कि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें फूलों के ताटवे ताटवे मतलब क्या, बेड, फ्लावर बेड दिखाई देते हैं। जो संगणक है वो हमें अन्न नहीं देगा, इसके लिए जो मिट्टी में जो हाथ काम करते हैं, मतलब जो किसान है उनको हमें पुष्टि देनी है। पुष्टि मतलब पाठबल, सपोर्ट। और हम लोगों को जो बीज है उसे फेंकना है कहाँ पे जाके, जो पर्वत है, पहाड़ है, जहाँ पे झाड़ नहीं है वहाँ पे जाके फेंकने से वो उग जाएंगे। और आसमान में से जो बारिश होगी, वृष्टि मतलब पाउस, उससे वो पेड़ पौधे तैयार हो जाएंगे। जो पहाड़ों में से पानी आता है वो पानी खलखल करके आवाज करता है और वो पानी फेसा सारखा, हाँ, स्प्रिंकल के जैसा है। तो ये देख के आप लोग कष्टी नाराज कैसे हो सकते हो? जो पैसा आपको यंत्र पैसा देगा, काम काम करेंगे यंत्रों पे तो आपको दौलत मिलेगी, लेकिन जो आसमान, जो आभाळ है, उसके नीचे जो अगर हम लोग रहेंगे उसमें जो पानी मिलता है तो वो अलग ही तृप्ति हमें दे के जाता है। तो इस तरह का वर्णन कवयित्री ने किया है। आज आपण मुलांनो या कवितेवर आधारित जो स्वाध्याय आहे तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक 46 त्या स्वाध्यायावर चर्चा करणार आहोत। और बच्चों, आपको पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, तो आपको वो जो काव्य सौंदर्य का क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, उसमें स्वमत भी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न पहिला, कवितेच्या आधारे पाऊस पडण्याच्या चक्राचा, चक्र मतलब साइकिल, ओघ तख्ता मतलब बच्चों फ्लो चार्ट तैयार करना है कि अगर बारिश गिरती है तो वो जो फ्लो चार्ट है, वो प्रोसेस है, उसके बारे में आपको फ्लो चार्ट लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया पहला, डोंगरावर बिया उधळणे, उधळणे मतलब फेंकना, स्प्रेड करना, बिया मतलब बीज, कि पहाड़ पे जाके बीज को फेंकना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका असर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा, आपको 3 एरो दिए हैं, मतलब 3 आंसर आपको लिखने। देशी झाड़े उगवून येतील, देशी मतलब जो हमारे देश के, जो हमारे खुद के पेड़ है वो उग जाएंगे अगर वो बीज हम लोग डालते। उसके बाद रान गच्च माजणे सॉरी, रान मतलब जंगल, गच्च मतलब दाट, डेंस, ओके, माजणे मतलब बढ़ना, ओके। आभाळातून पाऊस पडेल और पेड़ पौधों के होने से आसमान में से क्या हो जाएगी, बारिश। तो ये 3 आंसर आपको लिखने हैं नंबर 1 के। पुन्हा एकदा मी सांगते की झाडे, देशी झाडे उगवून येणे, रान गच्च माजणे, आभाळातून पाऊस पडणे। पुढे आकृती पूर्ण करा। काळी आई जगवण्यासाठी, आता इथे काळी आई म्हणजे कोण, धरती, धरणी, उसको जिंदा रखने के लिए अपेक्षित कार्य हमें क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, तर राबणाऱ्या हातांना पाठबळ देणे, मतलब जो मिट्टी में काम करते, जो किसान है, शेतकरी, उनको आधार देना, सपोर्ट देना, पुष्टी ना, तसं। नेक्स्ट, देशी झाड़े रुजवने, अगर हमें काली मिट्टी की रक्षा करना है तो हमें वहाँ पे पेड़ पौधों को, जो देशी पेड़ पौधे उनको लगाना चाहिए। आणि डोंगरावर बिया उधळणे, हमें जो बीज है उनको बोना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, चौकटी पूर्ण करा। चौकटी मतलब
बॉक्स. जेथे दृष्टी पोहोचते असे ठिकाण. तर काय आहे ते ठिकाण कोणते? फुलांचे दाट ताटवे. काय आहे उत्तर? फुलांचे दाट ताटवे. कवयत्रीच्या मते जपायची गोष्ट. कोणती गोष्ट जपायची? तर सृष्टी. सृष्टी म्हणजेच काय? निसर्ग, पर्यावरण. ओके. तर प्रश्न दुसऱ्याचं उत्तर समजलं तुम्हाला मुलांनो? जेथे दृष्टी पोचते असे ठिकाण, फुलांचे दाट ताटवे, आणि कवयत्रीच्या मते जपायची गोष्ट म्हणजे सृष्टी. पुढे प्रश्न तिसरा आहे. आता इथे संकल्पना स्पष्ट करा. संकल्पना मतलब वो कंसेप्ट हमें क्लियर करना है, डेफिनेशन देना है. आभाळाचे छत्र. आता याचं बघा खाली मी उत्तर दिलेलं आहे. आभाळाचे छत्र म्हणजे आभाळाची माया. आभाळाचा आधार माणसांना मिळणे. आभाळातून पाऊस पडतो, त्यामुळे धान्य पिकते, माणूस जगतो, म्हणून त्यास आभाळाचे छत्र. छत्र म्हणजे सावली म्हटले आहे. बघा, आभाळाचे छत्र. आभाळ म्हणजे आकाश, आसमान जिसे हम हिंदी में बोलते. अगर आसमान में से बारिश नहीं होगी तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं. बारिश के बिना हम लोग अनाज पैदा नहीं कर सकते. तर इथे म्हणून सांगितले आभाळाचे छत्र म्हणजे आभाळाची माया. आभाळाचा आधार माणसांना मिळणे. आधार मतलब सपोर्ट. आभाळातून पाऊस पडतो, बारिश गिरती है, त्यामुळे धान्य पिकते, अनाज की पैदा होता है, माणूस जगतो, म्हणून त्यास आभाळाचे छत्र किंवा सावली म्हटले आहे. सेकंड, गर्भरेशमी सळसळ. आता इथे बघा, जेव्हा पाऊस पडून धरती हिरवीगार होते, माणसाच्या मनात समृद्धीची पालवी फुटते. मनातल्या या नाजूक, कोमल व आनंदी भावनांना गर्भरेशमी सळसळ म्हटले आहे. गर्भ म्हणजे ज्याप्रमाणे सिल्क असतं, सिल्क कसं सॉफ्ट असतं, कोमल असतं, नाजूक असतं, त्याचप्रमाणे जेव्हा पाऊस पडून धरती हिरवीगार होते, माणसाच्या मनात आनंद, कोमल, नाजूक भावना निर्माण होतात. तर त्या भावना कशा असतात? गर्भरेशमी सळसळणाऱ्या असं असतात. पुढे प्रश्न चौथा आहे, कृती पूर्ण करा. आता इथे मुलांना बघा, पहिला अ दिलेला आहे. कष्ट करणाऱ्यांना मदत करू या आशयाची. आशय म्हणजे अर्थाची, मीनिंग की ओळ, लाइन ढूंढनी है पोयम में से कि जो कष्ट करेंगे उनको हम लोग मदद करेंगे. तो वो लाइन कौन सी है? अ का आंसर नीचे दिया है, देखो. मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी. मतलब मिट्टी में जो हात राबती, काम करतील, त्यांना आपण पुष्टी म्हटले मदत करू, पाठबळ देऊ. आ क्वेश्चन, दौलत हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. दौलत मतलब संपत्ति. दौलत ये आंसर आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे आंसर दिया है बच्चों, आपको क्वेश्चन बनाना है. तर यंत्राच्या संगती काय मिळणार आहे? तर यंत्रांच्या संगतीत आपल्याला दौलत मिळणार आहे असं आपण लिहू शकतो. ई, कवितेतील यमक अलंकार साधणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा. यमक मतलब राइमिंग वर्ड्स. बच्चों, आपको यमक लिखना है, मतलब राइमिंग वर्ड्स. बघा काय सांगितले? दृष्टी सृष्टी, पुष्टी वृष्टी, कष्टी तृष्टी, तृष्टी गोष्टी. राइमिंग वर्ड मतलब लास्ट के लेटर्स सेम होने चाहिए. ओके. आता मुलांनो, प्रश्न 5वां, 4 नंतर प्रश्न 5वां काव्य सौंदर्य है. काव्य सौंदर्य में 3 क्वेश्चन है. अ आ ई. तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है रसग्रहण करा, मतलब आपको मीनिंग लिखना है. सेकंड क्वेश्चन है आपको पृथ्वीला वाचवण्यासाठी काय काय करावे असे कवयत्रीला वाटते. मतलब धरती को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ऐसा कवयत्री को लगता है, वो आपको वहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट वन,
वसुंधरेचे हिरवेपण जपण्यासाठी, मतलब वसुंधरा म्हणजे कौन, धरती, उसका जो हरियाली वो आपको प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते। ये दोनों क्वेश्चन आपके पर्सनल स्वमत है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, वो आपको लिखने हैं। तो काव्य सौंदर्य के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, वो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको खुद लिखने हैं। अभी मैं जो अप्रिसिएशन ऑफ पोयम वो क्वेश्चंस रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, लेकिन अप्रिसिएशन इंग्लिश में बोलते, मराठीमध्ये काय म्हणतात, कविते संबंधी दिलेल्या मुद्द्यांवरून कृती सोडवा। हाँ, कविते के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स देंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर जो कृति है, जो एक्टिविटी है, वो आपको सॉल्व करनी है। प्रश्न पहिला, प्रस्तुत कवितेचे कवी किंवा कवयत्रीचे नाव। आता या कवितेच्या कवयत्री आहेत म्हणून तुम्ही काय लिहायचं, कवयत्री अंजली कुलकर्णी, हे तुमचं उत्तर झालं। प्रश्न दुसरा, प्रस्तुत कवितेचा विषय। आता या कवितेचा विषय काय आहे, तर निसर्गाचे आपल्या आयुष्यातील स्थान व पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व। देखो कि नेचर का हमारे लाइफ में क्या स्थान है, क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, और पर्यावरण की प्रिजर्व या पर्यावरण की रक्षा करना ये कितना महत्वपूर्ण है, ये इस पोयम में से कहा है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रहता है, खालील ओळींचा सरल अर्थ लिहा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको पोयम में से कोई भी 2 लाइंस देंगे और उन 2 लाइंस का मीनिंग अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अभी कोई लाइंस नहीं दिए, मैंने आपको पोयम एक्सप्लेन किए हैं, उस हिसाब से आप लोग मीनिंग लिख सकते हो। आपको कोई भी लाइंस वो दे दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कवितेतून मिळणारा संदेश। तुम्हाला कवितेतून काय शिकायला मिळालं हे तुम्हाला लिहायचं आहे। आता बघा इथे काय दिलेलं आहे, इथे तुम्ही इंट्रोडक्शन में जो है वो भी आप लिख सकते हो कि जागतिकीकरणाच्या काळात जगणाऱ्या माणसाने निसर्गाशी, मातीशी असलेला आपला संबंध तोडू नये। कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं तो हमारा नेचर के साथ, हमारे जो मिट्टी के साथ जो संबंध है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उसे बरकरार रखना है। हाँ, उस संबंध को, उस रिलेशन को हमें निभाना है। त्यासाठी पर्यावरणाची जोपासना करणे म्हणजे पर्यावरणाचं रक्षण करणे, पर्यावरणाचं संवर्धन करणे, निसर्गाचं संवर्धन करणे व निसर्गाचा आस्वाद घेता या रहावा, और नेचर का हमें आनंद लूटना है या उठाना है। तर हा संदेश आपल्याला यहाँ पे आप लोग अपने ओन वर्ड्स में भी बच्चों लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स रहते। और लास्ट का क्वेश्चन रहता है, कविता आवडण्याची किंवा न आवडण्याची कारणे लिहा। अप्रिसिएशन में हर एक पोयम के लिए ये सेम क्वेश्चन रहते हैं, खाली जो नंबर 3 जो रहता है, पोयम के लाइंस खाली चेंज हो जाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस कृति सेम रहती है। अभी कविता आवडण्याची किंवा न आवडण्याची कारणे लिहा, रीजन्स दे दो। या कवितेच्या माध्यमातून कवयत्रीने अगदी साध्या सोप्या भाषेत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या कहा है कि पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है, उसे संभाल के रखना है, उसकी प्रिजर्व करना है। तंत्रज्ञानाच्या युगात, तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी के ज़माने में तंत्रज्ञान व पर्यावरणातील फरक सकारात्मकपणे सांगितलं है। देखो, मतलब टेक्नोलॉजी और नेचर में क्या डिफरेंस है वो पॉजिटिवली हमें कहा है कि तंत्रज्ञान हमें पैसा दे सकता है लेकिन तंत्रज्ञान हमें अनाज नहीं दे सकता। या भाषा सरल, सोपी व लयबद्ध आहे। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग खुद के अपने पॉइंट्स कविता का आवडली ते लिहू शकता। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके बुक में लिखने हैं और काव्य सौंदर्य जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो भी आंसर आपको लिखने हैं। सो थैंक यू सो मच।